शारदा अनामिका सास बहू थे। वो दोनों मिलके फास्ट फूड सेंटर चलाते थे। वो सप्ताह में नूडल्स 3 बार मुफ्त में बांटते थे, प्रत्येक रविवार, मंगलवार और बुधवार को। कई लोग वो दिन आते थे और मुफ्त में नूडल्स वहां से ले जाते थे। जब इस तरह ही चल रहा था, सासू माँ और अनामिका कुछ इस तरह कहती है, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म नूडल्स खाइए, आइए आइए। हर किसी को ये नूडल्स मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त में। हाँ हाँ, बिल्कुल मुफ्त में। तो सोचना क्या, आइए आइए, जल्दी आइए। इस तरह सासू माँ और अनामिका सभी को बुला रहे थे। फिर एक भिखारन लड़की और उसके पिताजी, जो अक्सर उनके यहाँ खाया करते थे, वो दोनों उनके पास जाते हैं और कहने लगते हैं, बीवी जी, आप दोनों हमारे लिए देवी समान है। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर कम से कम 3 दिनों के लिए आप लोग हमारा मुफ्त में पेट भर देते हैं। इस तरह वो उनकी बहुत सराहना करते हैं। बाद में सासू माँ और अनामिका दोनों नूडल्स बांट के फिर घर लौट जाते हैं। अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, वैसे तो हम लोगों के लिए बहुत मददगार हो रहे हैं, ये हमें पता है। कई लोग लेकिन आश्चर्य है ये सोच के कि हमें इतने नूडल्स मिल कहाँ से रहे हैं। सच तो ये है कि स्वामी जी ने हमें ये मशीन दी थी। इस जादुई मशीन से हम नूडल्स बना पा रहे हैं, इसीलिए हम सभी को मुफ्त में खिला भी पा रहे हैं। लेकिन आज भिखारियों की बातें सुन के मेरे मन में एक ख्याल आया, कैसा रहेगा अगर हम उनके लिए पड़ोस में एक नूडल्स का गाड़ी लगा दे तो? वो भी कुछ पैसे कमा लेंगे इस बहाने और उन्हें गली गली घूमना भी नहीं पड़ेगा। आप क्या कहती हैं सासू माँ? ठीक है, फिर ऐसा ही करेंगे। कल एक बार उनसे हम बात करेंगे। इस तरह वो दोनों बात करते हैं। अगले दिन जब वो दोनों नूडल्स बेच रहे थे, ठीक उसी वक्त वो भिखारी लड़की और उसके पिताजी दोनों वहां पे आते हैं। तब अनामिका उन दोनों से कहती है, देखिए, अगर आप पड़ोस के गांव में नूडल्स का ठेला लगाते हैं तो आप भी कुछ पैसे कमा लेंगे। हम सारी जरूरत की चीजें आपको लाके देंगे। ये सुन के दोनों बहुत खुश होते हैं और निश्चित रूप से करेंगे कहते हैं। साथ ही कहते हैं, 1 महीने के लिए आप हमें पैसे दीजिए, अगले महीने से हम आपको पैसे देंगे। फिर सासू माँ कहती है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप बस बहुत ही ध्यान से व्यापार कीजिए। वो कहती है। वो भी उनके बात पर हाँ कह देते हैं। फिर शारदा अनामिका उन दोनों को पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाके वो नए कपड़े खरीद ले। वो उनकी बातों पर हाँ कहते हैं और कपड़े खरीदने के लिए वो दुकान चले जाते हैं। फिर शाम के वक्त वो दोनों अनामिका के घर जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। ठीक उसी वक्त सासू माँ और अनामिका अपने माया मशीन से नूडल्स बना रहे थे। मशीन से नूडल्स सिर्फ निकले ही जा रहे थे, निकले ही जा रहे थे। ये देखकर वो दोनों बड़े आश्चर्य होते हैं। माँ जी, ये कैसा मशीन है, बड़ा विचित्र दिख रहा है, वो पूछती है। ये सुनकर अनामिका और शारदा उसे सारी बातें बताते हैं। एक स्वामी जी ने हमें उपहार स्वरूप दी थी, ये मायावी मशीन है। इस मशीन से ही हमें नूडल्स मिलते हैं, इसीलिए हम हफ्ते में 3 दिन नूडल्स मुफ्त में बेचते हैं और इसी से हम बहुत पैसे कमाते हैं। इस तरह वो सारी बातें उन्हें खुल के बताते हैं। सारी बातें सुन के वो बहुत आश्चर्य होते हैं और खुश भी होते हैं। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन उन भिखारियों को वो कुछ सामान देते हैं, नूडल्स देते हैं और कुछ उनके हाथ में पैसे भी देते हैं। सारी चीजें लेकर वो पड़ोस के गांव में चले जाते हैं और वहां वो नूडल शॉप शुरू कर देते हैं। भिखारन और उसके पिताजी को बहुत ही कम वक्त में बहुत नाम मिलता है। फिर बेटी और पिताजी एक दूसरे से कहने लगते हैं, पिताजी, हमें अपनों ने धोखा दिया, लेकिन हम अनामिका और शारदा जी को नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने हमें प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए कहा और एक रास्ता दिखाया। आज के जमाने में अपनों से तो बाहर के लोग ही बेहतर है। सही कहा बेटा, आज के जमाने में अपनों से ज्यादा बेहतर तो बाहर के लोग ही हैं। आज हम लोग बिना भीख मांगे इज्जत से सर उठा के जी रहे हैं। इसके बदले हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, बस धन्यवाद ही कह सकते हैं। इस तरह वो चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक पागल औरत वहां पर आ जाती है और कहने लगती है
कि क्या तुम लोग मुझे खाना दे सकते हो। उसकी बातें सुनकर बेटी कहती है अपने पिताजी से, पापा देखिए, वो माँ जैसी लग रही है ना। वो कहती है। उसकी बातें सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, शांति, शांति, पहचाना? वो बुलाते हैं। फिर उन दोनों को पता चलता है कि वो उनकी माँ है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं और अनामिका शारदा को खबर भिजवाते हैं। अनामिका शारदा भी तुरंत अस्पताल पहुंचती है वहां का हालचाल जानने के लिए। डॉक्टर उनकी परीक्षा करके कहते हैं, देखिए, अगर हम इलाज करेंगे तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, पर उसके लिए बहुत पैसों का खर्च होगा। उनकी बातें सुनकर बाप बेटी बहुत उदास हो गए कि इतने पैसे वो कहां से ले आएंगे। तब शारदा अनामिका दोनों आके समझा के कहते हैं, अरे आप उदास क्यों है, हम है ना, हम मदद करेंगे। उनकी इस तरह की बातें सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। बाद में वो दोनों नूडल्स मशीन के पास जाते हैं और उनसे ढेर सारे नूडल्स की कामना करते हैं। उस मशीन से ढेर सारे नूडल्स निकल आते हैं। अनामिका शारदा उन नूडल्स को छोटे छोटे डब्बे में पैक करते हैं और बड़े दुकान में जाके सब बेच देते हैं। इससे उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो ट्रीटमेंट का सारा खर्च उठाते हैं। फिर सब सेट हो जाता है। इस तरह वो मायावी मशीन का नूडल्स बेचते हैं और मजे से जिंदगी बिताते हैं। अनामिका बहू बनके एक अमीर घर में गई। अनामिका की सास शारदा अनामिका से कहती है, देखो अनामिका, हमारे ऐसे वंशज होना चाहिए जिन्हें लोग सालों तक याद रखें। इसलिए तुम कुछ ऐसा करो जिससे पुत्र संतान का ही जन्म हो। अनामिका ने भी अपनी सासू माँ की बातों पर हाँ कह देती है। फिर उसके मन ही मन चलने लगता है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ और पुत्री संतान का जन्म हुआ तो? इस तरह कह के अनामिका अंदर चली जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका गर्भवती होती है। अनामिका के गर्भवती होने की खुशी में अनामिका, पति रमेश और शारदा त्योहार के तरह पूरे गांव को वो बैठा के खाना खिलाते हैं। दिन निकलते गए। वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे। और कुछ दिन निकल गए। अनामिका गर्भवती होने की वजह से बहुत थकावट महसूस करती थी, पर उसके मन में शांति नहीं थी। बात बात पर सासू माँ बस एक ही बात कहती रहती थी, अनामिका, याद रखना, तुम्हें पुत्र संतान को ही जन्म देना होगा, तभी तो जाके बहुत अच्छे से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर अनामिका काफी डर जाती थी। हे ईश्वर, सासू माँ मुझसे हमेशा ऐसी बातें करती है, क्या होगा अगर पुत्र संतान को जन्म नहीं दे पाई तो? इस तरह अनामिका काफी डर गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। कुछ दिन और निकल गए। फिर प्रसव वेदना में तड़पते हुए अनामिका एक खूबसूरत पुत्री संतान को जन्म देती है। ये देखकर सासू माँ शारदा को बड़ा गुस्सा आया और अनामिका से आके कहने लगी, अनामिका, ये क्या हुआ? पुत्र संतान के बदले तुमने एक पुत्री संतान को जन्म दिया। ठीक है, इसे जाके तुम अभी के अभी एक कचड़े के डब्बे में फेंकाओ। ऐसा सुनकर अनामिका रोते रोते कहने लगती है, सासू माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही समान है। दोनों ही तो मेरे ही शरीर के अंग होते ना। हाँ। इस तरह वो अपनी बातों से सासू माँ को समझाने की कोशिश करती है, पर सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक अनामिका के पति रमेश वहां आ जाते हैं। फिर वो जाके अपनी माँ को अच्छे से समझाते हैं। उस दिन की चर्चा वहीं पे समाप्त हो जाती है। देखते ही देखते बच्ची बड़ी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद अनामिका दोबारा गर्भवती होती है। इस खबर से पूरे परिवार में खुशियों की लहर आ जाती है। खबर मिलते ही सासू माँ अनामिका के पास आती है और उससे कहने लगती है, अनामिका देखो, पिछली बार तुम्हारे पति ने समझाया था इसीलिए मैं चुप थी, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम एक लड़के को जन्म दो। अगर तुम ऐसा नहीं की तो मैं सच में जाके उस बच्चे को कचड़े के डब्बे में फेंकाऊंगी। ऐसी खड़ी खोटी सुना के सास वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है, हे भगवान, मैं एक लड़के या लड़की को जन्म देने के लिए मशीन तो नहीं हूँ। अगर वो लड़की ही हुई तो क्या हो गया? आखिर में वो हमारी ही संतान है ना, हमारी ही बच्ची है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आता, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं?
वो इस तरह खुद से बातें करके बहुत उदास हो जाती है। कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। अनामिका फिर एक बच्ची को जन्म देती है। ये देखकर सासू माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अनामिका जब सो रही थी तो शारदा उस बच्ची को उठा के कूड़ेदान में फेंकने का सोचने लगती है। अचानक से अनामिका की नींद खुलती है। फिर वो सासू माँ से कहने लगती है, सासू माँ, आप मेरी बच्ची को लेके कहाँ जा रही है? कृपया कीजिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, वो अनाथ हो जाएगी, उसे मुझे वापस कर दीजिए सासू माँ। इस तरह से बहुत विनती करती है अनामिका। अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी कचरे के डब्बे में फेंक दूंगी। उनकी बातें सुनकर अनामिका कुछ कह नहीं पाई और सासू माँ उस बच्ची को उठा के वहां से ले गई। अनामिका चिल्लाते चिल्लाते उनके पीछे पीछे गई। सासू माँ ले जाके उस बच्ची को एक कचरे के डब्बे में फेंक देती है। सासू माँ, एक नन्ही सी बच्ची को आप कचरे के डब्बे में कैसे फेंक सकती है? ये बहुत बड़ा पाप है। अगर ऐसी बात है तो मेरे खाते में बहुत पाप है, क्योंकि तुम्हारे पति से पहले मैंने 2 बच्चियों को जन्म दिया था। मेरी सास ने भी ऐसा ही किया। फिर तुम्हारे पति का जन्म हुआ। उसके बाद से मैं सब भूल गई और खुशी खुशी रहने लगी। अगर हम सभी को खुश देखना है तो एक बेटे को जन्म दो। ऐसा कहकर सासू माँ जोर जबरदस्ती अनामिका को वहां से ले जाती है, पर अनामिका का मन तो उस बच्ची के पास ही पड़ा हुआ था। सबकी नजरों से छुपके अपनी बड़ी बेटी को साथ लेके अनामिका भाग के वहां वापस जाती है। बच्ची रो रही थी और उस कचरे के डब्बे के चारों तरफ घेर के लोग खड़े हुए थे। तुरंत जाके अनामिका बच्ची को उठाकर गले लगा लेती है। फिर बच्चे को वो दूध पिलाती है। बच्ची बहुत प्यासी थी, रो रो के उसका गला सूख गया था। बच्ची को ऐसे क्यों छोड़ा? सब उसे धिक्कारने लगते हैं, पर वो कुछ जवाब नहीं देती है। वो बच्चे को दूध पिलाती है और फिर बच्चा दूध पी के सो जाती है। अब आप लोग एक एक करके कहिए कि आप लोग मुझे क्यों गालियां दे रही है। मैं सबका एक एक करके जवाब दूंगी। क्योंकि ये लड़की है, इसीलिए मेरी सासू माँ ने इसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। उन्हें वंश के रूप में पुत्र संतान चाहिए, इसीलिए लड़कियों को हमेशा फेंक दिया जाता है, अनाथ कर दिया जाता है, क्योंकि वो परिवार के सदस्य को जवाब नहीं दे पाते और बच्चे पर माँ का प्यार भी खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग तो उन्हें गला दबाकर मार ही देते हैं और बड़े शांति से रह भी लेते हैं। ऐसी एक बलि की बकरी मैं हूँ अपनी सासू माँ के। इस तरह वो एक एक करके सबके सवालों का जवाब दे रही थी। तब तक वहाँ पे उसकी सासू माँ आ जाती है। उसे देखकर अनामिका कहने लगती है, सासू माँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मुझे मार दीजिए पर मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। मैं कैसे भी करके इसे पाल पोस लूंगी। इस तरह वो रोते हुए कहती है। कुछ लोग ये देखकर बिल्कुल दंग रह गए। कुछ लोगों ने मिलके उन्हें अच्छे से सबक सिखाए। बाद में वो अपनी सोच बदल लेती है। फिर अनामिका और बच्चियों को लेके वो घर लौट के जाती है और सब कुछ भूल के वो साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।